देखो बच्चों, इस पाठ की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अब हम करने वाले हैं, लेकिन एक बात ये बता देता हूं, ये पाठ बहुत बड़ा है। इसीलिए इस पाठ की वीडियो भी बहुत बड़ी बनने वाली है। तो इस वीडियो का जो टाइम है, उतना टाइम आपसे मुझे चाहिए। हां, एक बात की गारंटी मैं देता हूं, आप शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए, फिर समझाना, इस पाठ की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को आपके दिमाग में डालना, ये मेरा काम है। आपका बस मुझे टाइम चाहिए। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बच्चों, आज हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने वाले हैं। और ना सिर्फ पढ़ने वाले हैं, इस पाठ के हम एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ को लिखा है मधु कांकरिया जी ने। मधु कांकरिया जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, पहले दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, लेखिका एक सफर तय करके आई है। सफर कहां का? गंगटोक से युमथांग। गंगटोक और युमथांग दोनों ही सिक्किम क्षेत्र में है। सिक्किम में जब वहां वो घूमने गई लेखिका, तो वहां उन्होंने क्या क्या देखा, रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई, किसके साथ गई और किस किस मोमेंट को उसने एंजॉय किया, किस किस मोमेंट पर वो दुखी हुई, ये सारी बातें अब हम इस पूरे पाठ में पढ़ने वाले हैं। एक बात बस ध्यान रखना कि लेखिका गंगटोक से, जो कि सिक्किम की राजधानी है, गंगटोक से युमथांग की तरफ जाती है और इसके बीच का जो किलोमीटर है वो 149 किलोमीटर का जो ये सफर है वो तय कर रही है। और क्या बता रही है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मैंने हैरान होकर देखा। अब ये जो पहला पैराग्राफ आप देख रहे हैं ना, यहां ये बता रखा है इस पहले पैराग्राफ में कि लेखिका गंगटोक में है और गंगटोक की रात में वो क्या देखती है कि चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो। आसमान उल्टा पड़ने का मतलब, आसमान में जैसे तारे होते हैं ना, वैसे ही उसको तारे जमीन पर दिख रहे थे। कारण यह था कि वो एक अच्छी ऊंचाई पर थी। ऊंचाई का मतलब, गंगटोक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ऐसा ही होता है कि आप बहुत ऊंचाई क्षेत्र में होते हो, बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े हो और नीचे की तरफ बस्तियां हैं, घर हैं, और उन घरों के अंदर लाइटें जल रही हैं। घरों के अंदर, घरों के बाहर वो लाइटें जलती हुई ऐसी लगती है जैसे तारे टिमटिमा रहे हो। बहुत सुंदर नजारा होता है। तो ऊपर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे तारे नीचे की तरफ टिमटिमा रहे हैं। तब लेखिका ऐसे कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ हो, यानी आसमान नीचे आ गया हो। यही कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं इस पहले पैराग्राफ में। देखिए, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। मतलब वो लाइटें जल रही थी, उसको तारे कह रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। मतलब सितारों के एक गुच्छे बने हुए थे। कहां पर? नीचे की तरफ। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। गंगटोक का दूसरा नाम है गंगटोक। तो गंगटोक शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश का मतलब होता है मेहनत करने वाले, मेहनतकश बादशाहों का वह ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात, मतलब कभी भी देख लो, बहुत सुंदर सुंदर नजारे, और होते भी हैं। पहाड़ी इलाके पे आप चले जाओ, बहुत आपको सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिल जाएंगे। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, यानी मुझे हिप्नोटाइज कर रही थी। मैं सब कुछ भूल गई थी इस सुंदर नजारे को देखकर। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। स्थगित है यानी रुक गया था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो इतना सुंदर नजारा देखकर सम्मोहित हो गई थी। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। मतलब मेरे ना तो भीतर ना बाहर कोई भी बुरी भावनाएं नहीं थी। सब शून्य हो चुका था। मैं विचार शून्य हो चुकी थी। और थी अंतरिंद्रिय। अतीन्द्रियता का मतलब होता है इंद्रियों से परे जाने का भाव। तो अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर थी। मतलब वो एक ऐसा सम्मोहन उत्पन्न कर रही थी, इतना सुंदर नजारा था कि मैं सम्मोहित या हिप्नोटाइज हो गई थी। सब कुछ भूल गई थी। मेरे भीतर बाहर सब शून्य हो गया था। मेरी बुरी भावनाएं समाप्त हो गई थी। यही बात आगे भी लिखी हुई है। धीरे धीरे एक उजास, उजास माने होता है प्रकाश, उस शून्य से फूटने लगा। उस शून्य से फूटने लगा यानी वहां उस स्थिति में आकर मेरे अंदर एक प्रकाश सा उत्पन्न हुआ और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। एक प्रार्थना मेरे होठों पर आ गई। वो प्रार्थना क्या थी? साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी, यानी इस चैप्टर का नाम का मतलब यही है। साना साना मतलब छोटे छोटे, हाथ जोड़ी का मतलब हाथ जोड़कर। तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर गर्दऊ प्रार्थना। गर्दऊ का मतलब होता है करना और प्रार्थना माने प्रार्थना। तो क्या इसकी व्याख्या बनी कि प्रार्थना कर रही है कैसे? छोटे छोटे हाथ जोड़कर। तो ये छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई क्या कहती है? हमरो जीवन तिमरो कोसेली। अब इसका क्या मतलब है वो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं। ये यहां से पूरा इसकी हिंदी बनेगी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना, या ये जो प्रार्थना
लेखिका ने बोली ये कहां से सीखी थी, ये कौन सी भाषा है, वो यहां लिखा हुआ है। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ये नेपाली लैंग्वेज में जो उसने बोला वो उसने लेखिका ने सीख लिया, वही वो बोल रही थी। अब अगले पैराग्राफ में लेखिका बताती है कि वो अब अगली सुबह युमथांग के लिए उन्हें निकलना है। गंतोक में वो अभी स्टे किए हुए हैं, स्टे के बाद अब यानी गंतोक के बाद अब उसे सुबह निकलना है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो बालकनी की तरफ भागती है, वो अपनी बालकनी में भागती है। क्यों? क्योंकि उसे किसी ने कहा था कि अगर मौसम साफ हो ना तो वहां से भी यानी गंतोक से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। अभी कंचनजंगा क्या है? दरअसल कंचनजंगा एक पहाड़ी है, एक पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, नाम सुना होगा। तो उसको वो देखना चाहती थी। जैसे ही वो बालकनी की तरफ भागी, लेकिन बादलों की वजह से वो कंचनजंगा देख ही नहीं पाई। चारों तरफ बादल ही बादल थे, वो नजारा जो देखना चाहती थी वो नहीं देख पाई। यही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहां के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही भांति यानी पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट, यानी पिछले साल जब वो आई थी, पिछले वर्ष जब उसने तब भी इसी तरह नजारे को देखना चाहा था, लेकिन तब भी वो देख नहीं पाई थी। तो पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर के कपाट की तरह बंदी थे। कपाट का मतलब होता है वो दरवाजे, कंचन यहां लिखा भी हुआ है, कपाट का मतलब दरवाजा। कंचनजंगा न दिखनी थी, ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के यानी अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूं। इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सारे फूल, तो वो बहुत सुंदर नजारा देखती है। लेखिका का नाम बच्चों क्या बताया था? अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। बहरहाल यानी खैर आगे बढ़ते हैं। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। युमथांग यानी घाटियां, घाटियां होती है ना। घाटियां क्या होती है? दरअसल जब आप पहाड़ों के ऊपर की तरफ होते हो तो नीचे की तरफ जो खाइयां हैं वो घाटियां ही हैं एक तरह की, उसको वादियां कहते हैं, घाटियां कहते हैं। तो उस घाटियों को वो देखना चाहती थी। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां ही घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ये बात कौन बता रहा था? ये बात उनके साथ ही एक ड्राइवर है जो जीप चला रहा है। जीप पर बैठकर लेखिका जा रही है, लेखिका की कुछ सहेलियां जा रही है, दोस्त जा रहे हैं, और चलाने वाला है एक ड्राइवर। ड्राइवर का नाम है जितेन नार्गे, नाम याद रख लो, जितेन नार्गे। ड्राइवर कम गाइड भी कह सकते हो उसको, क्योंकि वो एक मार्गदर्शक या एक गाइड की भूमिका भी वही निभा रहा है। यानी जो वहां की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो उनके बारे में बताता भी जा रहा है कि यहां पर ये था, यहां पर ये था। इस तरह की गाइड की भूमिका भी वो ड्राइवर ही निभा रहा है। तो उनके साथ है ड्राइवर कम गाइड। जितेन नार्गे ने मुझे बताया, या क्या बताया, कि फूलों से लदी वादियां मिलेंगी, गहनतम घाटियां मिलेंगी। ये जो ऊपर वाली लाइन थी ये सब उनके साथ एक ड्राइवर है जो वो बता रहा है। क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूं। अब अक्सर यही होता है, जो मैदानी इलाके से लोग पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं ना, उनको सिर्फ एक ही चीज तो चाहिए होती है कि बर्फ देखने को मिल जाए, बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिल जाए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ की बारिश हो रही हो। ये सारा नजारा अक्सर हर आदमी देखना चाहता है। तो वो भी ऐसा ही सोच रही है कि क्या वहां बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने यानी बच्चे जैसे उत्साह में पूछने लगती हूँ। ड्राइवर ने कहा चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धुप्पी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए, अब ये गदरायन पाइन, धुप्पी, ये क्या है? ये दरअसल पेड़ों के नाम हैं। तो इन नुकीले पेड़ों के जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। कहां जा रहे हैं? युमथांग जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? गंतोक से जा रहे हैं। गंतोक से उनकी यात्रा स्टार्ट होकर, इस पाठ के अकॉर्डिंग गंतोक से यात्रा शुरू हुई, युमथांग तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी देखते जाइए। अब रास्तों में आगे बढ़ने लगे तो कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। अब ये क्या है बौद्ध पताकाएं? दरअसल जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये बौद्ध पताकाएं होती हैं, एक तरह के झंडे कह सकते हो। बुद्धिस्ट की मृत्यु जब हो जाती है, यानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ये बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं या लगा दी जाती हैं सड़कों पर या एकांत जगह पर, जहां पर भी उनको जगह दिखे वहां पर ये लगाई जाती हैं। ये कितनी होती है? 108 बौद्ध पताकाएं लगाई जाती हैं। 108 बौद्ध पताकाओं का फहराने का मतलब ही यही होता है कि यहां पर कहीं आसपास ही बुद्धिस्ट की मृत्यु हुई है। और ये सफेद कलर की होती हैं, ये ध्यान रखना, ये सफेद कलर की होती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये कभी कभी रंगीन भी होती हैं। लेकिन रंगीन कब होती हैं? जब किसी घर में कोई फंक्शन हो,
कोई विवाह का समारोह हो, यानी कोई खुशी का त्योहार मनाया जा रहा हो या खुशी की कोई बात हो, तब यहां पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो यही कुछ लिखा हुआ है यहां पर, देखते जाइए। एक कतार में लगी थी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। मंत्र लिखे होते हैं अक्सर उन पताकाओं में, खासतौर पे ओम मणि पद्मे हूं, ये बौद्ध धर्म का एक मंत्र कह लो, तो मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहां बुद्ध की बड़ी मान्यता है, मतलब यहां लोग बुद्ध को बहुत मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं, श्वेत यानी सफेद, सफेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा भी नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में, कोई नया कार्य किया जा रहा हो या कोई फंक्शन हो, तो नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी, यानी उसी की तो जीप थी ड्राइवर की, तो उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। उसकी जीप पे एक फोटो लगी हुई थी, एक तस्वीर लगी हुई थी, किसकी थी? दलाई लामा। दलाई लामा एक धर्मगुरु कह सकते हो, धर्मगुरु है, तो दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर, मतलब न सिर्फ वो दलाई लामा की तस्वीर जीप पर लगी हुई थी, बल्कि कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती यानी हिलती डुलती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, क्या बताने लगा? कि इस जगह का नाम क्वी लॉन्ग स्टॉक है, यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म है एक बहुत पुरानी। तिब्बत के चीस के बमसन ने, ये एक नाम है जिसने लेपचाओ, लेपचाओ होते हैं नेपालियों की एक जाति है, उन लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। मतलब वो जगह ऐसी खास थी कि यहीं पर ही संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक पत्थर यहां स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जाति, ये जातियों के नाम है, जातियों के बीच चले सुदीर्घ यानी लंबे समय तक झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल है ये। मतलब यहीं पर ही शुरुआत हुई थी ये झगड़ों की शांति के प्रति बढ़ने की। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। घूमता चक्र क्या है? ये जो आप चक्र देख रहे हैं ना, ये प्रेयर व्हील है। प्रेयर व्हील कह लो या घूमता हुआ चक्र कह लो। प्रेयर व्हील को घुमाने से होता क्या है, ऐसा लोग मानते हैं कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, और ये सारी बातें ड्राइवर ने उन्हें बताई। तो ये बात जब वो बता रहा था तब लेखिका बड़ी हैरान होती है, किस बात को सोचकर? कि चाहे मैदानी इलाका हो चाहे पहाड़ी इलाका हो, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा एक जैसी है। आत्मा मतलब सब लोगों को अंधविश्वास, विश्वास, ये सब चीजें चलती ही रहती हैं। कैसे? कि यहां के लोग भी ऐसा कुछ करते हैं जिससे सारे पाप धुल जाते हैं। और अगर मैदानी क्षेत्र में चले जाएं तो वहां पर किसी गंगा स्थान पर या किसी यमुना स्नान में या कहीं पर नहाकर ऐसा कुछ करते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब लोगों की जो मान्यताएं हैं ना, वो लगभग एक जैसी है, चाहे आप कहीं पर चले जाओ। ये बात सुनकर लेखिका हैरान होती है। यही बात लिखी हुई है, देखो। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नागे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, जिसे प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? लेखिका हैरान हुई। चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं, सब कुछ एक जैसी। मतलब सब ये लोग जो हैं हिंदुस्तान के, वो इन सब को एक जैसा ही फॉलो करते हैं, एक जैसा ही मानते हैं। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। ऊंचाई की तरफ जाती है ना, जब भी हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, और ठंड भी बढ़ने लग जाती है, धुंध भी आ जाती है, बादल भी आने लग जाते हैं। अब परिदृश्य यानी वो जो नजारा था, उससे चलते चलते यानी वो जब आगे बढ़ रहे थे तो दो तीन चीजें पीछे छूट रही थी। दो तीन चीजें क्या, तीन चार चीजें तो गिनवाई चुकी हैं, बाजार, लोग और बस्तियां, ये तो पीछे छूट ही गए थे। लेकिन और भी दो तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? कि स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। ओझल यानी गायब हो रहे थे, यानी ये लोग अब पीछे छूटते चले जा रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। मतलब अब जब वो ऊंचाई पर बढ़ गए तो जो घर थे वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बहुत छोटे छोटे हो गए थे, यानी वो बहुत दूर हो गए थे हमसे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, मतलब जो दूर से देखने से हिमालय छोटी छोटी पहाड़ी दिख रहा था, अब वो बहुत बड़ा हो गया था, या बहुत बड़े के रूप में हमारे सामने आ गया था। क्यों? क्योंकि वो हिमालय की तरफ और आगे बढ़ रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, मतलब पता नहीं कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का मतलब यानी सैलानी जो होते हैं, वो यात्री, दर्शक, ये जो आते हैं, ये न जाने कितने लोगों की इच्छा होती है कि वो हिमालय को देखें। तो दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य यानी इच्छा है हिमालय।
पल पल परिवर्तित हिमालय, हर पल में बदलता हुआ हिमालय है वो। आगे देखो, और देखते देखते रास्ते वीरान हो जाते हैं। अब धीरे धीरे आगे जब वो बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सड़कें अब चौड़ी जो थी वो छोटी होती जा रही है, संकरी होती जा रही है, और संकरी के साथ साथ वो घुमावदार भी है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आपका जो रास्ता होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, वो घुमावदार होता है, घूमते घूमते कभी इस तरफ कभी उस तरफ। बहुत खतरनाक इलाका होता है वो, जो ऊंचाई की तरफ अगर आप जाते हो तो। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि एक संकरी सड़क होती है, संकरी सड़क में दो व्हीकल जो जब आमने सामने से आ जाते हैं, उसमें से रास्ता निकाल के कैसे क्रॉस करना, ये बहुत बड़ा खतरनाक होता है। कारण कि दूसरी तरफ तो खाई है, अब थोड़ी सी भी चूक हुई तो जो वाहन है, जो व्हीकल है, वो सीधा खाई में चला जाएगा। तो ये खतरनाक काम होता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो धुंध आ जाती है, इतनी गहरी धुंध कि कुछ भी, थोड़ी दूरी तक भी कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तो ये खतरनाक इलाके होते हैं। इसी के बारे में अब आगे भी चर्चा होगी। देखिए और भी कई बातें हैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, देखते जाइए। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। विशालकाय यानी बहुत बड़े शरीर में आने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। जो घटाएं थी यानी घाटियां थी, वो धीरे धीरे पाताल नापने लगी, बहुत नीचे की तरफ हो गई। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। मतलब बीच बीच में हमें फूल भी दिख रहे थे, वो मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे थे। उन भीमकाय पर्वत, भीमकाय यानी भीम की तरह शरीर वाले, यानी बहुत बड़े शरीर वाले पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था कि जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे हों। मतलब उनकी जो जीप थी वो सघन हरियाली के बीच गुफा से निकलती हुई कभी कहां कभी इस मोड़ पर कभी उस मोड़ पर ऐसे निकलती हुई आगे बढ़ रही थी। यही कुछ लिखा हुआ था। अब ये एक दृश्य जो आपके सामने है, ये बुक में भी दिया हुआ है। बहुत सुंदर नजारा है, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपको थोड़ा कम सुंदर लग रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? मतलब ये जो सुंदर नजारा देखने के बाद सैलानियों पर, ये जो हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा था, वो क्या हो रहा था कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे थे। क्या? कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, पर मैं मौन थी, मैं चुपचाप बैठी थी। ये बात लेखिका कह रही है। किसी ऋषि की तरह शांत थी, बिल्कुल शांत हो गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे इतना सुंदर नजारा सम्मोहित कर रहा था। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, और पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था, बूंद बूंद पिघल रहा था। यानी जो बुरी भावनाएं थी ना, वो धीरे धीरे पिघल कर खत्म होती जा रही थी। जीप की खिड़की से मुंडकी निकालकर, मुंडकी यानी वो सिर निकालकर, मैं कभी कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती थी, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। मतलब कभी तो वह अपने सिर को ऊंचे पर्वतों की तरफ देखती, तो कभी वो झरनों की तरफ देखती जो दूध की तरह झाग बना रहे हैं। ऐसे झरनों, जलप्रपात का मतलब झरने ही होते हैं, तो जलप्रपातों को वो देख रही थी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इतला कर बहती हुई, चांदी की तरह कोन मारती हुई ठनी बनी तिस्ता नदी को। मतलब तीन चीजों को वो देख रही है। तिस्ता नदी है जो उसको बनी ठनी बहुत अच्छी लग रही है, और एक तो तिस्ता नदी को, एक वो जो झाग उत्पन्न करते हुए वो झरने हैं, और एक है पर्वतों को जो आसमान को छू रहे हैं। ये सब चीजें वो बता रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी वह तिस्ता नदी। मतलब वो जो नदी थी ना, वो बिल्कुल साथ साथ उन्हीं के साथ बह रही थी, साथ साथ चल रही थी। वो रास्ते के साथ साथ ही बनाई गई थी, या यूं कह लो कि रास्ते उसके साथ साथ बनाए गए थे। तो तिस्ता नदी उन्हीं के साथ थी, पर यहां उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी पूरी ऊंचाई पर था, या हाईएस्ट लेवल पर था। क्या? किसका? उस तिस्ता नदी का जो सौंदर्य है या सुंदरता है, वो बहुत ऊंचाई पर था, या बहुत हाईएस्ट था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। मतलब मैं रोमांचित हो रही थी, खुश हो रही थी। पुलकित का मतलब खुश होना, तो चिड़ियों की पंख की तरह हल्की सी महसूस कर रही थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, ये नगपति मेरे विशाल ये कौन बोलता है? ये दरअसल हिमालय के लिए कहा जाता है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए थी कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर वो जीप जहां रुकी थी, दरअसल वहां पर एक झरना बह रहा था, या झरना ऊंचाई से गिर रहा था नीचे की तरफ। वहां पर उस जीप को रुकवा दिया गया। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ, वेग मतलब प्रवाह, प्रवाह यानी बहना, तो पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, ये वहां रुकवा दी गई। इसका नाम था, क्या नाम था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ये नाम आपने सुना होगा। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल यानी व्यस्त हो गए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि लेखिका जब झरने की तरफ आगे बढ़ती है, हालांकि उसके लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि डगमगाते पत्थर थे, और झरने के करीब जाना चाहती थी, जहां पर वो धार बह रही थी, उस धार के पास जाना चाहती थी। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंच जाती है, वो पैर अपना डुबो लेती है उस झरने में, और उसको इतनी शांति मिलती है कि वो अपने अंदर की तामसिकता, यानी अपने अंदर की जो बुरी भावनाएं हैं, सब समाप्त पाती है। ऐसा लगता है कि सारी बुरी भावनाएं उसकी नष्ट हो गई हैं, और इतना सुंदर नजारा, उसके अंदर कविताएं बहने लगी थी, कविताएं
आने लगी थी, उमड़ने लगी थी। ये सारी चीजें उसके साथ हो रही थी। बहुत सुंदर नजारा, इतना हसीन नजारा और इतना शांति भरा माहौल आज तक उसने कभी नहीं देखा था। तो यही बात हम 2 पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आदिम युग की किसी अभिशप्त यानी ऐसी राजकुमारी जिसको जैसे अभिशाप मिल गया हो, ऐसी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई थी। मन काव्य में हो उठा, काव्य में मतलब कविताओं से भर उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। सत्य मुझे सामने दिख रहा था कि सत्य एक्चुअल में यही है। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था कि जीवन की शक्ति का एहसास यही है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों, यानी वो जो बाउंड्री होती है ना, सरहद होती है देश की या काल की, उससे दूर बहती धारा में मैं बहने लगी थी। यानी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई झगड़ा, कोई नफरत, ये मेरे मन में थी ही नहीं, खत्म हो चुकी थी। सब कुछ मेरे लिए बहुत सुंदर हो गया था। मैं सम्मोहित हो गई थी। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि भीतर की सारी तामसिकताएं यानी बुरी भावनाएं और दुष्ट वासनाएं यानी दुष्ट जो मन में भावनाएं होती हैं, इस निर्मल धारा में बह गई थी। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, मतलब वो आगे की तरफ करने लगा कि मैडम आगे चलो, क्यों, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे, ऐसा कहकर उसको वो आगे ले गया। बच्चों, युमथांग कितने किलोमीटर पर था? गंतोक से युमथांग कितने किलोमीटर पर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को याद है अभी तक भी। देखते हैं कितने बच्चे याद रखते जा रहे हैं। आगे देखिए, अनमनी सी मैं उठी। अनमनी सी यानी मैं निराश होकर वहां से उठी, क्योंकि वहां उसका बैठने का मन था। थोड़ी ही देर बाद उसको एक और नजारा दिखा जो बहुत आत्मा को सुख देने वाला था। दरअसल वहां पर अलग अलग तरह के पहाड़ दिख रहे थे। कभी पहाड़ दिखता कि जो बर्फ से ढका हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। और कहीं कहीं वो पथरीला, जैसे पत्थर का रंग होता है वैसा नजर आ रहा था। और कहीं ऐसा पर्वत भी दिखता जहां पर वनस्पति उगी हुई है, यानी पेड़ पौधे, हरा रंग से ढका हुआ वो पहाड़ दिखता। ऐसा लगता जैसे कोई हरा कालीन किसी ने बिछा दिया हो। तो ये अलग अलग तरह के पहाड़ उसे नजर आ रहे थे। बहुत सुंदर नजारे उसको दिख रहे थे। वही बात आगे लिखी हुई है, देखो। थोड़ी देर बाद फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते, ये क्या है, ये पथरीला हरा रंग, ये सारा वो पहाड़ है जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किए थे। और देखते ही देखते परिदृश्य से, यानी उस नजारे से सब छूमंतर, सब गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, कहां चले जाते हैं? दरअसल उनके ऊपर बादलों की परत आ जाती है, बादल आ जाते हैं वहां पर। अब ऊंचाई पर जाओगे तो बादल आपको सामने से दिखते हैं, आंखों के आगे दिखते हैं। तो वो नजारे से सब छूमंतर हो जाता है, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर आ जाती है, सब कुछ बादलमय हो जाता है। आगे देखो, चित्रलिखित सी मैं माया और छाया की, माया हो जाती है, माया मतलब जादू, और ये उसके ऊपर छाया आ जाती है बादलों की। तो ये माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति मुझे जैसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य को उद्घाटन करने पर तुली थी। मतलब मुझे सयानी बना रही थी ये प्रकृति। सयानी कैसे, कि मुझे भी पता चल रहा था कि ये सुंदर कितना सुंदर हो सकता है, या ये जो नजारा है कितनी सुंदर सुंदर हो सकते हैं। और ये जो बुरी भावनाएं हैं हमारे किसी काम की नहीं है। ये जो सयानापन, ये जो मैच्योरिटी आ रही थी इस सुंदर नजारे को देखकर, ये ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति मुझे सयाना बनाने पर तुली हुई है। अब आगे के 2 पैराग्राफ में भी यही कुछ लिखा हुआ है, क्या, कि इतने सुंदर सुंदर नजारे, कभी पहाड़ उन्हें दिख रहे हैं, तो कभी फूल दिख रहे हैं, कभी झरने, तो कभी घाटियां। इस तरह के सुंदर नजारे उसने, लेखिका ने, पहली बार देखे थे। इतने सुंदर नजारे को देखकर वो बहुत सम्मोहित हो रही थी। यही कुछ लिखा हुआ है, देखते जाइए। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, वहां से धुंध हट गई। अब वहां पहाड़ नहीं, 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। छाया पहाड़ मतलब परछाई पड़ रही थी पहाड़ों की। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे, क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो वो पहाड़ उसके लिए बहुत विशाल हो गए थे, बहुत बड़े हो गए थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत यानी स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आ रहा था। नजारों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, चारों तरफ खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, मतलब सब कुछ अपना न्यौछावर कर रहे हैं। कौन कौन लोग? पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियां, ये सब कुछ अपना न्यौछावर कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें ये दुर्लभ नजारे मिल रहे हैं। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, हरा सोचो, हरियाली ही हरियाली बनाओ। आश्चर्य, पल भर में, मतलब ये लेखिका को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। मतलब हमें तो कुछ भी नहीं देखने को नहीं मिलता था, हम तो मैदानी क्षेत्रों से हैं, तो वहां पर तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन यहां पर तो पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत यानी लगातार प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा, यानी वो मध्यम मध्यम मतलब धीरे धीरे बहती हुई हवा में
हिलोरे लेते प्रियुता और रुड्रोडेंड्रो, ये एक फूलों के नाम है। प्रियुता और रुड्रोडेंड्रो के फूल सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए हैं, मतलब ये सारे अपने अपने प्रवाह में बह रहे हैं। चैरवैती चैरवैती, चलते रहो, ये प्रवाह चलता रहे और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके से, मतलब इतना कुछ हो रहा है और हमारा जो वजूद है, हमारा जो जीवन है वो तो तिनके के समान है, तिनके से बहता हुआ हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। चलायमान यानी चलता हुआ सौंदर्य, जो पल पल परिवर्तित हो रहा है। चलता हुआ का मतलब हर पल परिवर्तित होने वाला, कभी बादल आ जाते तो कभी बारिश आ जाती, कभी क्या तो कभी क्या, कभी झरने दिखते तो कभी पहाड़ दिख रहे हैं। ये सारे नजारे हर पल बदल रहे हैं और इसी बदलते हुए नजारे को कहा है चलायमान सौंदर्य। आगे देखो, आगे के पैराग्राफ में भी कुछ ऐसा ही है कि वो बहुत सम्मोहित हो चुकी है, इतना सुंदर नजारे को देखकर वो बहुत हैरान है। इसके साथ साथ वो अपने होठों पर फिर से वही प्रार्थना लेकर आती है कि साना साना हाथ जोड़ी। ये सारी प्रार्थना वो फिर से करती है और अब उसको एक नजारा ऐसा दिखता है कि अब वो उस नजारे को देखकर वो विपरीत हो जाती है, यानी वो बहुत खुश हो रही थी सुंदर सुंदर नजारे को देखकर, लेकिन एक नजारा उसे ऐसा दिखता है कि वो विपरीत हो जाती है, यानी दुखी हो जाती है। वो नजारा क्या था? दरअसल वहां पर पहाड़ी औरतें उसे दिखती हैं। पहाड़ी औरतें यानी वहां पर रहने वाली औरतें। वहां पर वो औरतें कर क्या रही थी? दरअसल वो पत्थरों को तोड़ रही थी। दरअसल वहां पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सड़क निर्माण के कार्य में वो पहाड़ी औरतें जो थी वो पत्थरों को तोड़ने पर लगी हुई थी और उनके हाथ में कट भी पड़े हुए थे। पड़ जाते हैं जब वो मेहनत करते हैं, तो वो कट पड़ना और वो पत्थरों पर तोड़ना, पत्थरों को तोड़ना और वो मेहनत करना, ये नजारा देखकर लेखिका थोड़ा दुखी हो जाती है कि देखो कितना सुंदर सुंदर यहां पर नजारे फैले हुए हैं और इस सुंदर नजारे के बीच भूख प्यास से लड़ती हुई कुछ औरतें भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूख के लिए लड़ रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। उनको इस सौंदर्य से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए तो ये मेहनत ही उनको रोजी रोटी देगी। तो ये कितना दुख भरा नजारा था उसके लिए। एक ये नजारा एक बार उसने झारखंड में भी देखा था, वहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही नजारा था। वहां के कुछ लोग ऐसे ही मेहनत कर रहे थे सुंदर नजारों के बीच। तो अब वहां पर वो जब जा रही है, यानी वहां पर जब वो आगे बढ़ती है, वहां पर एक व्यक्ति से पूछती है कि क्या यहां पर क्या हो रहा है। तब वो बताते हैं यहां पर ये जो रास्तों को क्रॉस करते हुए तुम जा रहे हो ना, इन्हीं रास्तों को ये जो औरतें हैं ये इसको चौड़ा बना रही हैं। तो लेखिका के मन में एक प्रश्न आया कि ये तो बहुत दुस्साध्य कार्य होगा, मतलब बहुत मुश्किल कार्य होगा। तब उस वहां के आदमी ने बताया, वहां के आदमी मतलब एक जो बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक मेंबर था, उसने बताया कि ये जो औरतें हैं ना, ये जब पत्थरों को तोड़ती हैं तो ये बहुत प्राण देने जैसा काम है। मतलब ऐसा खतरनाक काम है कि नीचे खाई होती है और इनको पत्थरों को लगाना होता है साइड में, और जब वो पत्थरों को लगाती हैं तो कई बार इनके पैर भी फिसल सकते हैं और कई बार क्या फिसल भी जाते हैं और कईयों की मौत भी हो जाती है। तब लेखिका और भी ज्यादा दुखी हो जाती है ये सोचकर कि कितना एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर ये लोग। तो ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, दो चार पैराग्राफ के बारे में बता दिया है, अब आगे देखिए। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य के इस कदर एकात्म हो रहा था, यानी एक समान ऐसा हो गया था कि भीतर बाहर की रेखा ही मिट गई थी। मतलब अंदर बुरी की भावनाएं सब एक जैसी हो गई थी, कोई अंदर ऐसी बुरी भावना नहीं रखी थी जो छिपा रखी हो मैंने। सब सौंदर्य को देखकर सब मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे जाने का भाव, यानी इंद्रियों को तो वो भूल ही गई थी। इंद्रिय ये होती हैं नाक, कान, नाक, मुंह, ये सारी ये इंद्रियां ही हैं। इनका जो काम होता है इनसे वो बहुत परे हो चुकी थी। संसार खंड खंड हो गया था। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया था। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रित अवस्था में थोड़ी दूर आ गई थी। तंद्रित माने नींद में ही मैं थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पांवों से ब्रेक लगी। अचानक पांवों में ब्रेक लगी का मतलब ऐसा, मैं जो खुश हो रही थी अचानक मैं दुखी हो गई। और इसको लेखिका ने ऐसा कहा, ऐसा लगा जैसे कोई नाचती हुई कोई नृत्यांगना है। नृत्यांगना मतलब नाचने वाली, नाचने वाली के घुंघरू जब टूट जाए तो वो रुक जाती है, उसके पैर थम जाते हैं। ठीक वैसे ही मेरी अवस्था हुई कि अचानक मैं बहुत खुश थी लेकिन अचानक बहुत दुखी हो गई। तो बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ, यही बात लिखी हुई है। वो दुखी क्यों हो गई वो मैं बता ही चुका हूं। तो देखो क्या लिखा है। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पांवों में ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ, समाधिस्थ यानी जैसे समाधि में गए हुए भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन, आत्मलीन यानी वो मस्त हो चुकी है। आत्मलीन का मतलब जो मद मस्ती से नृत्यांगना के मस्ती में डूब चुकी है, ऐसी नृत्यांगना यानी नाचने वाली के नुपुर, नुपुर यानी पायल अचानक टूट गई हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी निष्पक्ष होकर कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी, आटे गुथे जैसे समान कोमल काया, मतलब जैसे आटा गूंथ लेते हैं तो कितना कोमल हो जाता है, ऐसे शरीर वाली कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर तो बंधी हुई डोको भी थी। डोको क्या होता है? टोकरी होती है जो पीठ पर बंधी होती है, पहाड़ी औरतें आपने देखी होंगी, आप जैसा चित्र में भी देख रहे हैं। में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे।
कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, मतलब वो जो हथौड़ी थी वो उसको जमीन पर मार रही थी, यानी वो पत्थरों को तोड़ रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य जहां पर नदी है, फूलों है, वादियां हैं और झरनों के बीच क्या क्या है, इन सब सुंदर नजारों के बीच भूख है, मौत है, दैन्य है यानी दीनता है, गरीबी कह लो, और जिंदा रहने की यह जंग भी है। मतलब ये सब सुंदर नजारों के बीच ये सारी चीजें भी हो रही हैं। मातृत्व यानी ममता और श्रम साधना साथ साथ हो रही है। मतलब वो बच्चे बांधे हुए, क्योंकि उनको बच्चे भी तो पालने और काम भी करना है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, बच्चों को क्या खिलाएंगे, तो यही सोचकर वो बच्चों को भी अपने पीठ पर बांध लेती हैं और वो मातृत्व यानी ममता तो कर ही रहे हैं और साथ साथ श्रम साधना भी यानी मेहनत भी कर रही हैं साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ का फिर फुल फॉर्म है यहां पर लिखी हुई है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। उसने चूहलबाजी यानी मजाक के अंदाज में कहा, क्या बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं ना, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने मतलब पहाड़ी औरतें, पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह है। मेरे मुंह से अकस्मात निकल पड़ा, मतलब ये अचानक निकल आया। वह संजीदा हो गया, संजीदा माने गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना, दुस्साध्य माने मुश्किल। पहले डायनामाइट, अब वो जो कर्मचारी है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि सड़कें बनाई कैसे जाती हैं। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, चट्टान होती है बहुत बड़ी बड़ी, और डायनामाइट से उसको तोड़ दिया जाता है, डायनामाइट यानी विस्फोटक पदार्थों से एक उड़ा दिया जाता है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे पत्थरों में बदला जाता है, तोड़कर मोड़कर जैसे तैसे उनको छोटे छोटे एक आकार में बदल दिया जाता है। फिर बड़े से जाले में इन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसा एक जाले में पत्थर डालकर इसको एक पट्टी की तरह बिछा दिया जाता है। जरा सी चूक होती है सीधा पाताल प्रवेश, यानी आदमी अपनी जान भी खो देता है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, क्या लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिसाइडेड दैट टू बिल्ड दिस रोड। इसकी हिंदी क्या बनी, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया, मन पीछे घूम गया, मतलब पीछे की बातें याद आ गई। कौन सी बात याद आई, इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला, जो कि झारखंड के स्थानों के नाम हैं, कि जंगलों में मैंने देखा था पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में पत्ते तोड़ती हुई वन वन डोलती आदिवासी युवतियां थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, क्योंकि उनके पांव फूले हुए होते हैं, फूल जाते हैं दरअसल मेहनत करते करते, और दूसरी तरफ क्या है, ये एक नजारा था, और दूसरी तरफ इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे, हाथों में जो टाटे पड़े हुए हैं यानी कट पड़े हुए हैं, और उनके जो झारखंड में देखा मैंने, उनके पांव फूले हुए थे। ये दोनों ही एक जैसे नजारे थे, एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। आम लोग जो होते हैं ना, वो घूमने नहीं जाते, वो सुंदर नजारे को नहीं देखते, उनके लिए तो भूख बहुत बड़ी चीज हो जाती है। भूख को मिटाने के लिए वो मेहनत बहुत करते हैं, तो वो हर जगह एक सी कहानी है। सारी मलाई एक तरफ, सारी मलाई का मतलब ये सुंदर सुंदर नजारे तो एक तरफ, और दूसरी तरफ आंसू, अभाव, यातना यानी मुश्किलें, और वंचना माने धोखा, ये सब एक तरफ हैं। बच्चों, गैंगटॉक राजधानी किसकी है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जब लेखिका इन सब चीजों से दुखी हो रही थी, तब जितेन नार्गे और उनकी जो सहेलियां थी वो उसको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए, और ये कहा ड्राइवर ने कि ये आम जनता है, इसको तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप उनको देखिए जिसके लिए आप यहां पर पैसे खर्च करके आई हैं, यानी ये सुंदर सुंदर नजारे देखिए। आइए हम आगे चलते हैं और भी सुंदर नजारे दिखाता हूं। अब वो लेखिका बेचारी क्या करती, वहां से वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तब लेखिका सोचती हुई जा रही थी कि ये कितना कम हमसे लेते हैं और कितना ज्यादा हमें लौटा देते हैं। मतलब हमने इन सड़कों का, इन पहाड़ों का कितना उपयोग किया है सुंदर सुंदर नजारे को देखने के लिए, लेकिन ये बना कौन रहा है, ऐसे लोग जो बहुत कम लेते होंगे। मतलब मात्र मजदूरी होती कितनी होगी, बस इतना कि उनकी भूख मिट जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा मिलता है उन्हें, तो ये कितना कम लेकर कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। ये बात वो सोचती हुई जा रही थी। अब वो सोच ही रही थी कि थोड़ी ही दूर में उन्हें बच्चे दिखाई दिए, स्कूल में जा रहे थे। अब लेखिका से कहती है कि अरे ये स्कूल में जाने वाले बच्चे कहां जा रहे हैं, यहां आसपास तो कोई स्कूल है ही नहीं। तब जितेन नार्गे ने बताया कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर, या यूं कह लो कि 3-4 किलोमीटर पर एक स्कूल है, वहां पर ही ये बच्चे जाते हैं, और वो एकमात्र स्कूल होता है 15-20 किलोमीटर पर। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्कूल हैं यहां पर, वही एकमात्र स्कूल होता है। वो 15-20 किलोमीटर से बच्चे यहां पर आते हैं पढ़ने के लिए, और वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उनके वो पढ़ने के साथ साथ मेहनत भी बहुत करते हैं, अपने माता पिता की हेल्प करना, जैसे कहीं लकड़ी तोड़ना, इस तरह की गतिविधि भी बहुत करते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। यही बातें अब हम पढ़ने वाले, देखते जाइए। और तभी मेरी सह यात्री मणि और मतलब
जो सहयात्री यानी उसी की सहेली है, एक मनी नाम है उसका, जो लगभग 50 साल की उम्र में रही होगी, ऐसा आगे लिखा हुआ है। तो मनी और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, अब लेखिका ये बात कह रही है कि देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है, वेस्ट एंड रिपेइंग है। वेस्टिंग रिपेइंग का मतलब कम लेना ज्यादा देना, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन मैंने सोचा, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां, वो जो श्रम कर रही थी, श्रम यानी मेहनत कर रही थी, कौन, वो जो पहाड़ी औरतें थे, पत्थर तोड़ रही थी, वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी। मतलब आपस में वो बात करती हुई हंसने लगी। अब लेखिका ने वो नजारा देख लिया कि वो कितनी खुश हो रही हैं, तो वो खुशी, उनकी खुशी देखकर लेखिका को थोड़ी खुशी मिल जाती है। तो यही बात देखिए कि तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था, और वह सारा खंडर जो अंदर मेरे अंदर खंडर बना हुआ था, मतलब वो दुख हो रहा था, वो ताजमहल बन गया था। आगे देखिए, मतलब मैं खुश हो गई थी। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे। हेयर पिन बेंट क्या होता है? बालों में लगे जैसे वाली पिन होती है ना, गोल गोल घुमावदार, वैसे ही गोल गोल घुमावदार ही हम मोड़ लेंगे। तो ऐसा ही कुछ बता रहे हैं कि लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है इनके लिए? ये बात लेखिका ने पूछी। मणि के पूछने पर जितेन हंसने लगा। क्यों मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मतलब ये कोई मैदानी क्षेत्र नहीं है, यहां पर कोई बहुत अमीर लोग नहीं रहते जो इनके लिए बस लगवाएं या इनके लिए कुछ सुविधाएं करवा दें, ये यहां ऐसी स्थिति नहीं होती। तो यही बात लिखी हुई है, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहां कोई आपको चिकना बर्बीला नहीं मिलेगा। चिकना बर्बीला मतलब बड़े पेट वाला, यानी बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं मिलेगा। यहां जीवन कठोर होता है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में आ जाते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियां भी, यानी गाय भैंस भेड़ बकरी, ये सब भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे, क्योंकि जितेन वहीं का ही आसपास का रहने वाला है। तो ये सब काम भी वो बच्चे करते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है इनके लिए। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता था जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया, मतलब एक जीप जितनी चौड़ी थी वो सड़क, बस चौड़ा बनाया गया कि एक, मतलब थोड़ा सा भी अगर जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे खाटियों में चले जाएं। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। मतलब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे ना, तो वहां पर बोर्डों पर, बोर्ड जितने भी लगे होते हैं उन पर चेतावनियां लिखी होती हैं। सामने पर ही एक लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा दोगे तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी ये वाली। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी, क्या, वी केयर मैन ईटर अराउंड, मतलब हम आपकी चिंता में लगे हुए हैं, हम आपकी चिंता में आसपास ही हैं, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, मतलब ऐसा कोई जानवर नहीं दिखा। दूध देने वाले याक दिखे। कैसे यार? जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसको याक कहते हैं। तो काले काले ढेर सारे याक दिखे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक दिखे। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि शाम का समय हो गया है, सूरज अब बस ढल ही रहा है। अब उसने एक नजारा देखा, उस नजारे को देखकर तो लेखिका जैसे चीख ही पड़ी। इतना सुंदर नजारा। क्या था उस सुंदर नजारे में? दरअसल अब चाय के बागान उसे दिखे, चाय के बागान जो कि हरे हरे हैं। अब वहां पर पहाड़ी ने औरतें उस पत्तों को तोड़ रही हैं, चाय की पत्तियों को तोड़ रही है, और बोकू पहने हुए। बोकू क्या होता है? सिक्किमी परिधान होता है, सिक्किमी एक वस्त्र होते हैं, वो लाल रंग के उसने पहने हुए थे। तो हरे रंग की हरियाली, मतलब हरे रंग की चारों तरफ हरियाली ही फैली हुई थी, और दूसरी तरफ लाल रंग का उन्होंने वो बोकू पहना हुआ और वो पत्ते तोड़ती हुई। तीसरी चीज, सूरज ढल रहा है, स्वर्णिम आभा लिए हुए है, यानी सुनहरे रंग की किरणें डाल रहा है। ये इतना सुंदर नजारा था जैसे इंद्रधनुष उसने सामने देख लिया हो। इतना रंग बिरंगा नजारा, उसको देखकर लेखिका जैसे चीख ही पड़ती है। यही बात लिखी हुई है। एक और बात भी है कि अब धीरे धीरे शाम हो गई है, रात होने वाली है, तो अब वो एक पड़ाव लेते हैं। अभी युमथांग वो पहुंचे नहीं है, युमथांग पहुंचने में अभी समय है, तो अभी उनको एक पड़ाव लेना है, रुकना है, स्टे करना है। अब वो रुकते हैं एक जगह पर जिसका नाम था लायुंग। लायुंग में वो रुकते हैं रात भर। वहां पर तिस्ता नदी भी साथ साथ जो चली रही थी, वहां पर तिस्ता नदी के किनारे वो बैठती है। बहुत सुंदर नजारा
नजारा देखती है, उस सुंदर नजारे में उस नदी के पास वो जाकर बैठ जाती है और बहुत शांत और बहुत अच्छा महसूस करती है। यही सब बातें हम पढ़ेंगे, देखते जाइए। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या यानी शाम, संध्या मतलब शाम, उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने हुई थी। बोकू मतलब सिक्किमी परिधान, परिधान माने वस्त्र। चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, यौवन यानी युवावस्था, जवानी और श्रम में दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी, यानी मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी, मस्त हो गई थी, इतनी सम्मोहित सी हो गई थी कि मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था, मुझसे सहन नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा सुंदर हो गया था नजारा। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों, गगनचुंबी यानी गगन को छूने वाले ऐसे पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी। कौन? लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहां निश्चित सो रही थी। मतलब अब वो वहां पर जो नजारा देखा वो सब लोग सोए हुए से लग रहे थे। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे हुआ था। लायुंग तीस्ता नदी के किनारे पर, तीर मतलब किनारे पर बसी लकड़ी की एक छोटे से घर में बसे हुए थे, मतलब घर में ठहरे हुए हम। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना था। नीचे कल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था, मतलब वो जो झरना था वो तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम यानी धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। चांद मतलब दिखाई नहीं दे रखा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि गहरे बादल की परत ने उसे ढांक लिया था। बाहर परिंदे और लोग, मतलब परिंदे और लोग जो बाहर थे वो अपने अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी, बहुत शांति महसूस हो रही थी वहां। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरों की रुंझुनाहट सी, आंखें अनायास भर आई थी, मतलब मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। ज्ञान का नन्हा सा बोधिस्त्व यानी भगवान बुद्ध जैसे मेरे अंदर भीतर उगने लगे हों। वहीं सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। मतलब यहां चलायमान सौंदर्य है। हमारी पीढ़ी ने, मतलब हम जो लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, कुछ भी खा पीकर वहीं पर रैपर फेंक देते हैं और भी कई तरह की गंदगी फैला देते हैं। तो ये जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ते हुए जा रहे हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो हमारे लिए बचेगा क्या? हमारा जो सुंदर नजारे थे, जो प्राकृतिक थे, वो सुंदर नजारे तो खत्म ही हो जाएंगे। तो यही बात लिखी हुई है कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय ताल और गति से खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य यानी ऐसा अपराध जो क्षमा ना किया जा सके, ऐसा अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं, हिमालय अब मेरे सामने था। अभी तक तो मैं कविताओं में पढ़ रही थी, लेकिन अब मेरे लिए हिमालय कविता नहीं बल्कि दर्शन बन गया था, मेरे सामने आ गया था। बच्चों, लेखिका इस पूरे पाठ में एक चीज को देखकर दुखी हो जाती है। क्या देखकर दुखी हो जाती है ये अब आप कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं इस पाठ को। आगे देखो, अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि अब अंधेरा होने वाला है, लेकिन अंधेरे होने से पहले ही लेखिका जो तीस्ता नदी के किनारे पर बैठी है, वहां पर टेढ़े मेढ़े पत्थर भी रखे हुए हैं, उन पत्थरों को पार करती हुई झरने जहां से गिर रहा है, झरना जहां पर गिर रहा है वहां तक चली जाती है और अपनी अंजुलि में, अंजुलि इसको कहते हैं, इस अंजुलि में पानी लेती है उस झरने का। अब जब भी अंजुलि में पानी लिया जाता है और संकल्प किया जाता है वहां पर, मतलब एक संकल्प लेने की पोजीशन में आ जाती है, लेकिन क्या संकल्प करे, लेखिका को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो अब वो क्या करती है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वहां पर संगीत बजने लगता है। देखते ही देखते सब सैलानी जो उसके साथ आए थे वो सब नाचने लगते हैं। जितेन भी नाच रहा है और उसकी एक 50 वर्षीय मणि जो उनकी सहेली है, उसका जो डांस था वो तो सबको मात देने वाला था। मतलब ऐसा डांस किया कि सब देखते हुए हैरान हो रहे थे। और अब धीरे धीरे रात हो जाती है। वो जब सो जाते हैं लायुंग में ही अगली ही सुबह वो उठते हैं। उठने के बाद वो कुछ और सुंदर नजारे देखती है और आगे क्या होता है वो हम आगे ही पढ़ेंगे। देखिए, पहले जितना पढ़ा जितना समझा उसको पढ़ लेते हैं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं, डगमगा रही थी जो शिला यानी पत्थर, और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंच गई। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। अतीत यानी पहले की याद आने लगी। स्मृति में कोंधा यानी याद आया कि हमारे यहां जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है।
अब क्या संकल्प करूं? मैं संकल्प करने की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, क्योंकि अब उसको संकल्प लेने की तो स्थिति में थी नहीं, लेकिन एक प्रार्थना उसने की कि एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना थी वो। क्या कहा? मतलब वो अपने आप को कह रही है ये बात कि मैंने एक प्रार्थना की कि भीतर का सारा हलाहल यानी सारा शोर शराबा और सारी तामसिकताएं यानी बुरी भावनाएं बह जाएं इसी बहती धारा में। ऐसा उसने संकल्प किया या यूं कह लो एक प्रार्थना की। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। हिमालय यानी वो हिमालय पर्वत ने काला कंबल ओढ़ने का मतलब काली रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, ये बात इसलिए कही गई। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि यानी एक अच्छा खासा हिस्सा रात्रि का की महक से, परियों की कहानियों सी मोहक वह रात महक उठी। मतलब वो बहुत खुशमय हो गई थी वो रात। मस्ती क्यों हो गई थी? क्योंकि वहां पर मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ। मस्ती या मादकता मतलब मस्ती ही होना है, मादकता यानी नशे से युक्त हो जाना। ऐसा संक्रमण हो गया था यानी मिश्रण हो गया था कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी, कुमारी यानी जो अभी जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है यानी युवा को, कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य पेश किया या प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता था इतना आनंद? लायूं की सुबह, अब वो वहां पर सो गए होंगे, उसके बाद सुबह हो गई। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीवन जीविका का साधन, वहां पर जो लोग अक्सर कमाई का जो साधन है वो यही है, पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार, ये सब कुछ। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मतलब वो सुबह सुबह अकेले ही चली गई घूमने, कहां पर? लायूं में ही। मैंने उम्मीद की थी कि यहां मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल ही चल रहा था, अप्रैल की शुरुआती महीने में यहां बर्फ का एक कतरा भी नहीं था, बर्फ दिखी ही नहीं। यद्यपि फिर भी, हालांकि हम सी लेवल से, सी लेवल होता है ना समुद्र लेवल से, हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए हुए लोगों के लिए बर्फ से ढके हुए पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। अगर बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखने को मिल जाए ना तो हमारे लिए स्वर्ग हो जाते हैं, जन्नत हो जाते हैं। अब वहीं पर घूमते हुए किसी, अब आगे के पैराग्राफ में हमने पढ़ना है कि वहां पर एक युवक घूम रहा था, तो लेखिका ने उससे बातचीत की कि हमें यहां बर्फ देखने को नहीं मिल रही। कारण तब उसने बताया कि प्रदूषण की वजह से स्नोफॉल में बहुत कमी आई है, इसलिए अब यहां पर बर्फ थोड़ी कम ही होती है। तब उसने एक बात और भी बताई कि हां, इतना जरूर है कि तुम लोग कटाव चले जाओ, कटाव में अगर आप जाओगे तो वहां 100% बर्फ देखने को मिल जाएगी। अब कटाव कहां पर है? देखो, गंतोक से उन्हें यमथांग जाना है और बीच में यहां करीबन लायूंग था। लायूंग में उन्होंने पड़ाव लिया है, रुके हुए हैं। अब उन्हें अगर कटाव जाना है तो उन्हें साइड से जाना पड़ेगा, यानी युमथांग के रास्ते में कटाव नहीं है। कटाव के लिए उन्हें साइड में जाना पड़ेगा, कटाव से फिर वापस यहीं लायूंग में आना पड़ेगा और फिर युमथांग के लिए जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का रास्ता उन्हें तय करना पड़ेगा। तो वो सब एग्री हो गए। अब जो उनकी जीप थी वो कटाव की तरफ, युमथांग की तरफ नहीं जाती, कटाव की तरफ जाती है पहले। तो कटाव में वहां क्या करते हैं वो भी पढ़ेंगे, और कटाव से जब वो वापस आते हैं फिर युमथांग की तरफ बढ़ते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, कहां से, वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नव युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां, कटाव एक जगह का नाम है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड, मतलब लोग कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, इतना सुंदर है कटाव, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। मतलब वो लोग उसके बारे में बहुत कम ही जानते थे और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। क्यों? क्योंकि वहां लोग जाते नहीं थे, तो वहां कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इसी वजह से वो प्राकृतिक स्वरूप यानी नेचुरल ही था। कटाव जो लायूं से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर भी था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था कि उसकी घरवाली भी थी वहां पर, अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा, या वहां पर गाय भी थी, तो वो थैले में रखा उसका महुआ गुड़प लिया। महुआ गुड़प लिया यानी बीज निकल लिया, बीज खा लिया। मीठी झिड़कियां देकर, मीठी झिड़कियां यानी कच 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 करते हैं ना, तो उसको भगा दिया, उस गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना, ये 3 चीजें हमारे साथ थी और अब हमारा सफर कटाव की तरफ चल पड़ा। कटाव का रास्ता और ज्यादा खतरनाक था। क्यों? ऊंचाई पर था वो कटाव, तो ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो खतरनाक रास्ते भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ भी, देखो। और उस पर धुंध और बारिश, मतलब खतरनाक रास्ते तो हैं ही, साथ में धुंध भी उतनी ही, बारिश भी, मतलब इतना खतरनाक का जो लेवल था वो बहुत बढ़ गया था। और ये चीजें तो मैदानी इलाके में भी होना तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत थी। सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप।
खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, क्योंकि इतना खतरनाक एरिया था कि सब चुप हो गए थे, मौन हो गए थे, क्योंकि जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था, सब डरे हुए बैठे थे। और उस पर बारिश आ गई, एक चूक हुई, सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। क्या लिखी थी? इफ यू आर मैरिड, डिवोर्स स्पीड। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड से डाइवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, स्पीड से, स्पीड मत रखना। तो इस तरह की चेतावनी जो मतलब होती तो सीरियस है, लेकिन मजाक के अंदाज में कह दी जाती है, तो लोग उसको संजीदा लेते हैं, मतलब गंभीर रूप से लेते हैं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। मतलब जैसे ही धुंध हटी तो वो सृष्टि भी दिखी, मतलब वो दिखने लगा हमें, और हमारे अंदर जो सन्नाटा फैला हुआ था वो भी हट गया। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम कर आई हुई थी, तो उसने तुरंत प्रतिवाद किया, यानी उसने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। मतलब स्विट्जरलैंड और कटाओ के मुकाबले में कटाओ कहीं ज्यादा सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो, मतलब वही पाउडर का मतलब वही बर्फ, और पाउडर अगर बची रह गई हो तो कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्साहित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ। थोड़े और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडकी मतलब सिर निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़ थे। एकाएक जितेन ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो का मतलब होता है अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा। क्यों? क्योंकि जो लेखिका थी उसको नेपाली लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन उसने जब नेपाली बोली राम रोछो तो जितेन बड़ा हैरान हुआ कि ये तो हमारी लैंग्वेज है, इनको कैसे आती है? तो वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहां से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी थी, चेहरा इतराने लगा था, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। मतलब ये जो महीन महीन यानी पतले पतले मोती की तरह ये बूंदे थी, ये क्या थी? दरअसल जितेन की आंखों से आंसू आ गए थे। एक इमोशनल हो गया था वो उस नजारे को देखकर, क्योंकि वो उसकी जन्मभूमि थी, या यूं कह लो कि वो उसके आसपास का ही एरिया था, तो वो बहुत खुशी देता है उसको, तो उस खुशी में ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आगे भी कुछ ऐसा ही हम पढ़ेंगे। वो बहुत सुंदर नजारा था, बर्फ में लोग जो वो गए हुए थे वो खेल रहे थे। और एक और बात की, लेखिका के पास जूते नहीं थे, बड़े बड़े जो जूते होते हैं ना घुटनों तक, वो जूते उसके पास नहीं थे, जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रही थी। हालांकि बाकी सैलानी खेल रहे थे, जा रहे थे, खूब मजे कर रहे थे, और ऐसी कोई दुकान भी नहीं थी वहां आसपास जहां से वो जूते खरीद ले। तो वो जूते की दुकान तो क्या, कोई भी कैसी भी दुकान नहीं थी, क्योंकि वहां कोई टूरिस्ट स्पॉट तो था ही नहीं वो जो वहां दुकानें खुले। तो ये अच्छा भी था उसके लिए, किसके लिए? कटाओ के लिए, क्योंकि वो नेचुरल वहां पर तभी बना रह सकता था जब वहां पर कोई दुकानें ना हो, वहां लोग कम ही आते जाते रहे। तो यही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। तो वो महीन महीन यानी पतली पतली मोती की तरह वो गिरने लगी। वो जो जितेन आर्गे है वो अपनी ही लैंग्वेज में कहने लगा, क्या? तिमरो माया संधई मलाई स्ताउच, मतलब तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झुम झुम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहां बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे हुए थे, मतलब वो फोटो भी खींच रहे थे साथ साथ। मेरे पांव झनझन करने लगे थे। मन वृंदावन हो रहा था। मन वृंदावन यानी खुशी आ रही थी, आनंद आ रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भरकर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू की लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहां झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या, एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को यानी उस सारे नजारे को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। क्यों खींच रही थी? दरअसल वो चाहती थी कि चलो अभी तो मैं कैमरे में नहीं खींचती, लेकिन जब मैं किसी महानगर में यानी अपने रूम में बैठूंगी, अपने शहर जाऊंगी, अपने रूम में बैठी हुई, वहां पर जब मैं इस
दृश्य को खींचूंगी यानी लिखूंगी, तब मुझे ये जो दृश्य याद रखे हुए काम आएंगे, क्योंकि अभी मैं देख लूंगी तो मेरी याद रह जाएगा, जहन में बैठ जाएंगे। और अगर मैं कैमरे में फोटो खिंचाने में मस्त हो गई तो मैं जहन में बिठा नहीं पाऊंगी। तो वो ऐसा ही कुछ करती है और उस सुंदर नजारे को देखते हुए लेखिका सोच रही है कि ये जो इतने सुंदर सुंदर जो श्लोक निकले हैं वो ऐसी सुंदर जगहों पर बैठकर ही निकले होंगे, क्योंकि कोई सुंदर जगह पर नहीं है, ऐसे सुंदर जगह पर नहीं है, तो वहां तो लोगों के अंदर बुरी भावनाएं, ईर्ष्याएं इतनी आ जाती है कि कहां से इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, जो सुक्तियां हैं, वो कहां से निकले। फॉर एग्जाम्पल, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे भवन्तु सुखिने कुछ यहां पर ऐसा लिखा हुआ देखो। सर्वे भवन्तु सुखिने का मतलब होता है सभी सुखी रहें। ये जो जिसने भी मंत्र पाया होगा, लिखा होगा, वो ऐसे सुंदर नजारों को देखते हुए ही लिखा होगा, क्योंकि उसके अंदर की जो सारी बुरी भावनाएं हैं ना, द्वेष हैं, ईर्ष्याएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। और ऐसा ही नहीं, यही नहीं, ऐसी और भी बहुत सी चीजें यहीं पर ही हुई होंगी और कहीं नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ लेखिका सोच रही है। देखो क्या लिखा है कि दनादन, उससे पहले बच्चों तंद्रिल का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखते हैं कितने बच्चे शब्दार्थ भी याद रखते जा रहे हैं। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे मैं फिर देख सकूं। महानगर में वो रहती है, डार्क रूम यानी उसका खुद का रूम, तो वो मैं फिर देख सकूं, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। वेदों की रचना भी यहीं पर ही हो सकती है। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। मतलब लेखिका एक अनुमान लगा रही है, शायद ऐसी जगह पर ही हुआ होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सुंदर ऐसा है कि बड़ा सा बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मतलब वो भी बुद्ध बन जाए, बुद्ध जैसे जिनके अंदर कोई बुरी भावनाएं नहीं थी, ऐसा वो अवतार बन जाए इस सुंदर नजारों के बीच। और तभी दिमाग में याद आया कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। मतलब वो सब शैतानी भूल जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति यानी स्वभाव भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। अब मणि से जब वो पूछती है तो मणि तो दूसरे ही ख्यालों में खोई हुई है। कैसे, किस ख्यालों में? वो ये सोच रही है कि ये जो हिम शिखर है यानी बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, ये कितना नायाब इंतजाम करते हैं। कैसा इंतजाम कि जब सर्दी होती है तब तो ये बर्फ के रूप में जम जाते हैं, और जब गर्मी में लोग प्यास से मर रहे होते हैं तो यही बर्फ पिघल कर जलधारा बनकर बहती हुई नदियों में पहुंच जाती है और लोगों की प्यास बुझाती है। मतलब गर्मियों में पानी की जरूरत होती है तो ये पिघल जाते हैं, और सर्दियों में इतनी पानी की जरूरत नहीं होती तो ये जमे हुए होते हैं। तो ये कितना नायाब इंतजाम करती है हमारी प्रकृति हमारे लिए। तो यही मणि सोच रही थी। तो यही बात हम पढ़ने वाले देखिए। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है यानी बहुत मुश्किल हो रही होती है, तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों यानी सूखे गलों को तरावट पहुंचाती है। तरावट यानी प्यास बुझाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, मतलब माथा झुका लिया, यानी एक तरह से उसके सामने अपने आप को न्यौछावर ही कर दिया, या यूं कह लो कि माथा ही झुका लिया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। मतलब उदासी आ गई। क्यों उदासी आ गई? उसी बात को जो लेखिका याद करती है, जिसको देखकर वो दुखी हो जाती है। वो पत्थर तोड़ती हुई औरतों को, उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया था। आत्मा की अनंत परतों पर छिलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी एक देखा, क्या देखा? इक्की दुक्की फौजी छावनियां थी। फौजी छावनियां नहीं, वहां फौज। अब उस फौजी छावनियां जब उसे दिखी तब उन लेखिका को ध्यान आया कि यह तो बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर चीन की सीमा भी तो है। तो एक फौजी से मैंने पूछा, या फौजी से कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में जहां पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, वहां -15 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उस ठंड में यानी -डिग्री में जाकर भी देश की रक्षा करना फौजी वहां तैनात रहते थे। और ये एक बहुत, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता। हम जहां रहते हैं वहां जनवरी फरवरी में इतनी ठंड हो जाती है, जनवरी में खासतौर पर इतनी ठंड हो जाती है कि हम बाहर नहीं निकल पाते, है ना? ऐसा होता है, बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है। और वहां पर तो चरम सीमा, मतलब यूं कह लो कि हद पार है ठंड की। वहां पर फौजी छावनियां होना, फौजी तैनात रहना, सरहदों पर रुके रहना कि लोग आराम से सो सकें, इसके लिए तैनात रहना, हमारी रक्षा के लिए तैनात रहना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो यही बात हम आगे पढ़ने वाले देखते जाइए। इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, ये बात लेखिका ने पूछा। वह हंस दिया, एक उदास हंसी।
आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। फेरी बटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, मतलब हम आज दे रहे हैं तुम्हारे कल के लिए। ये जो छोटी छोटी चेतावनियां या ये जो बातें थी ना, ये दिल को छील देने वाली थी, चीरने वाली थी। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। मन उदास हो गया, लेखिका भी मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान में ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में, यानी वहां पर बर्फीले इलाके जहां पर हैं, वैसाख के महीने में, वैसाख होता है जो जनवरी का महीना आ जाता है लगभग, वैसाख के महीने में 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, पोष का महीना होता है दिसंबर जनवरी का और माघ का महीना जनवरी फरवरी, इसमें भी हम, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, यहां पर तैनात रहते हैं ये लोग। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद से पूर्व ही खत्म हो गए हैं, मतलब अपनी समय सीमा से पहले ही उनके जीवन खत्म हो गए हैं, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। मतलब बहुत कुछ देखा उसने, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। बहरहाल यानी खैर, अब हम लायुंग वापस वो लायुंग आए और फिर युमथांग की तरफ बढ़ गए। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। क्या आकर्षण था? ढेरों ढेर प्रियुता और रुड्रोडेंड्रो के फूल थे। जितेन बताने लगा क्या कि बस 15 दिनों में देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहां रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, यानी यहां मतलब युमथांग की तरफ जब वो आगे बढ़ रहे हैं, अब रास्ते थोड़े चौड़े हो गए थे। इस कारण खतरों का एहसास भी कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। निराश किस वजह से? देखो बच्चों, अब उन्होंने रास्ते में कितना कुछ देख लिया, कितने सुंदर सुंदर नजारे, यहां तक कि बर्फ भी देखा है, सुंदर सुंदर नजारे देख लिए, नदी देख ली, फूल देख लिए, झरने देख लिए, इतने सुंदर सुंदर नजारे उन्होंने देख लिए। अब वो जब युमथांग पहुंचे तो युमथांग थोड़ा फीका सा लगा उन्हें। क्यों? क्योंकि वहां इतना सुंदर नजारा था नहीं तो जो रास्ते में उन्हें देखने को मिला। दरअसल ऐसा कहा भी जाता है कि मंजिल तक का सफर जो होता है ना, वो ज्यादा सुंदर होता है बजाय मंजिल के। मंजिल इतनी सुंदर नहीं होती। तो ये बात आपने भी कभी नोट की हो तो ये होता ही है। रास्ते का जो सफर होता है ना, रास्ते में जो आप सफर तय करते हो, ये कितना सुंदर हो जाता है। यही बात लिखी हुई है आगे देखो। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, देखो कितनी अजीब, मतलब कितना अच्छा सवाल उसने पूछा और उसने जवाब जो दिया वो बहुत अच्छा दिया। क्या कहा? सिक्किमी युवती से उसने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूं, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, यानी भारत में नहीं मिला था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा, यानी जलवायु कह लो, आबो हवा का मतलब जलवायु में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में था ही नहीं। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं सुनती रही। बड़ी हैरानी हो रही थी उसको इस बात पर। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मतलब जब वो लौट रहे थे तब जीप में बैठे हुए जितेन नारगे रकम रकम की जानकारियां, यानी अलग अलग तरह की जानकारियां दे रहा था। क्या कह रहा था? मैडम, यहां एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहां गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। क्या कहा? मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहां देवी देवताओं का निवास है। यहां जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। ये बात जितेन आर्गे बता रहे हैं। लेखिका कहती है, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। ये बात लेखिका ने कहा। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है।
गंतोक का मतलब है पहाड़। बच्चों कटाव का दूसरा नाम क्या बताया था इस पाठ में, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब देखिए आगे, देखो बच्चों, अब आखिर में जो ये बात चल रही है वो ये थी कि अब धीरे धीरे वो रकम रकम तरह की यानी अलग अलग तरह की जानकारियां देते जा रहा था और बताते हुए जा रहा था कि यहां पर ये पहले रास्ते नहीं बने हुए थे। धीरे धीरे किसी ने सोचा कि यहां पर सिर्फ फौजियों को रखने से क्या होगा, यहां पर रास्ते बना दिए जाएं ताकि टूरिस्ट भी आ सके, थोड़ी हलचल भी होती रहेगी। तो इस तरह से सड़कें बनाई गई और आपने देखा होगा रास्ते अभी भी बन रहे हैं। ऐसा लेखिका ने कहा कि हां रास्ते तो अभी भी बन रहे हैं, इसी असमाप्त खोज का ही तो नाम है क्या, जीवन। तो ये बात अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं कुछ पूछती कि वह फिर से चालू हो गया, यानी जितेंद्र आगे बताने लगा, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहां सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। लेखिका ने कहा हां रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही तो सौंदर्य है, मतलब ये खोज चलती रहेगी तभी तो सौंदर्य हमें दिखता है। मन ही मन मैं कहती हूं जीव आगे बढ़ने लगती है। बच्चों आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चीजें, ये तीनों चीजें भी तो पढ़नी है। लेकिन ये तीनों चीजें मिलेंगी कहां बच्चों, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे ऊपर, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं यहां पर आपको ये तीनों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा है, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है। बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है, आपके ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, बी कंचन पर्वत, सी सुमेरु पर्वत, डी नीलमणि पर्वत। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमालय पर्वत। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था, आपके ऑप्शन ए रामदीन, बी विक्रम थापा, सी जितेंद्र नार्गे, डी उथापा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती युवतियां देखी थी, आपके ऑप्शन ए पलामू, बी सतपुड़ा, सी पलाश के जंगल, डी गिर के जंगल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए पलामू। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, आपके ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड, डी जर्मनी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में एक खास बात ये है कि इसमें आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर देखना, और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।